का आज प्रेस वार्ता के लिए हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और हमारे गोहाना जिला के अध्यक्ष विजेंद्र मलिक जी भी हैं, आज़ाद सिंह नेहरा जी हैं, देवेंद्र दत्ता जी हैं और हमारे नरेंद्र भारती जी हैं, हमारे गरम दल के नेता। और क्योंकि आप सबने देखा है कि जब से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी है, तब से कांग्रेस पार्टी के नेता पूरी तरह से हताश नजर आते हैं और अनेक कई प्रकार की एक झूठी योजना बना के और झूठ का भ्रम जनता में फैलाने का काम करते हैं। इसी प्रकार का एक जनता के अंदर नेशनल हेराल्ड का जो मामला है, जो इसकी सच्चाई है, उस सच्चाई को छुपाते हुए गलत एंगल के साथ कांग्रेस के नेता, जो एक सरकारी एजेंसी है, उसके बारे में भ्रामक प्रचार करते हैं। मैं इस नेशनल हेराल्ड का जो मामला है, ये क्या है, इसके बारे में विस्तार से आपसे आज बात साझा करूंगा। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो आज़ादी के बाद 1947 में देश के प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने 20 नवंबर 1937 को, जब हमारा देश आज़ाद नहीं था, आज़ादी से पहले 20 नवंबर 1937 को एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड यानी एजेएल का गठन किया। और एजेएल के अंतर्गत जो अंग्रेजी के अंदर नेशनल हेराल्ड के नाम से एक अखबार छपता था, हिंदी के अंदर नवजीवन के नाम से अखबार छपता था और उर्दू की भाषा में कौमी आवाज़ समाचार पत्र प्रकाशित होता था। और एजेएल पर मालिकाना हक कभी भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कभी भी प्रधानमंत्री रहते हुए भी और उससे पहले भी कभी भी मालिकाना हक अपना उस पर नहीं जताया। क्योंकि 5000 जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, वो इस एजेएल के शेयर होल्डर थे। अखबार के प्रकाशन के लिए एजेएल को कई शहरों में सस्ते दामों पर सरकारों से ज़मीनें मिली आज़ादी के बाद, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस का गठन किया था एजेएल का। और जब उनकी सरकार थी, उनकी सरकार ने बहुत सारे शहरों में पूरे देश में उनके नाम से सरकारी ज़मीनें अलाट की थी। 1956 में एजेएल को गैर व्यावसायिक कंपनी के तौर पर स्थापित किया गया। ये 1956 की बात है। और कंपनी एक्ट धारा 25 से कर मुक्त कर दिया गया। कंपनी धीरे धीरे घाटे में चली गई। साल 2008 तक एजेएल पर 90 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कर्ज चढ़ गया। तब एजेएल ने फैसला किया कि अब समाचार पत्रों का प्रकाशन नहीं किया जाएगा। अखबारों का प्रकाशन बंद करने के बाद एजेएल प्रॉपर्टी बिजनेस में उतरी। 2010 में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की एंट्री इस एजेएल ग्रुप में होती है। और 2010 में सोनिया गांधी और राहुल गांधी एजेएल के 1057 शेयर धारक थे। दोनों 1057 शेयरों के शेयर धारक थे। इसी वर्ष 5 लाख रुपये से कांग्रेस ने यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी बढ़ाई। इसमें तत्कालीन कांग्रेस पार्टी के महासचिव राहुल गांधी डायरेक्टर के रूप में शामिल हुए। कंपनी में 76% हिस्सेदारी राहुल गांधी और उनकी माता सोनिया गांधी 38% के शेयर होल्डर के माध्यम से 76% की हिस्सेदारी रही और इन्होंने अपने पास में रखी। शेष 24% कांग्रेस नेताओं मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस, दोनों का जो निधन हो चुका है, ये 24% जो शेयर होल्डर थे, ये दोनों नेता थे, मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस। इसके बाद एजेएल के 10-10 रुपये के 9 करोड़ शेयर YIL को दे दिए गए और इसके बदले यंग इंडिया को कांग्रेस का लोन चुकाना था। 9 करोड़ शेयर के साथ यंग इंडिया को इस कंपनी के
99% शेयर हासिल हो गए। इस तरह कांग्रेस ने 26 फरवरी 2011 को इसकी 90 करोड़ रुपए की देनदारियों को अपने जिम्मे ले लिया। ये कांग्रेस पार्टी ने 26 फरवरी 2011 को जो 90 करोड़ रुपए की देनदारी थी उसको अपने जिम्मे कर लिया। बाद में कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का लोन भी माफ कर दिया, क्योंकि उनकी सरकार थी। उस सरकार में रहते हुए सरकार ने उस लोन को माफ कर दिया, यानी यंग इंडिया लिमिटेड को मुफ्त में एजेएल का स्वामित्व मिल गया। बगैर पैसा खर्च किए जो यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी उन्होंने बाद में बनाई थी, वो उसकी मालिक बन गई एजेएल कंपनी की। कांग्रेस ने एजेएल की होल्डिंग इस लोन के एवज में यंग इंडिया लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिया। मतलब बिना शेयर धारकों को विश्वास में लिए इनके शेयर को यंग इंडिया लिमिटेड में ट्रांसफर कर दिया गया। इसके बदले में यंग इंडिया लिमिटेड ने महज 50 लाख रुपए द एसोसिएट जर्नल को दिए। आरोप यह है कि यंग इंडिया लिमिटेड ने 90.25 करोड़ रुपए की वसूली के अधिकार हासिल करने के लिए सिर्फ 50 लाख रुपए का भुगतान किया था, जो एजेएल पर कांग्रेस पार्टी का बकाया था। यह राशि पहले अखबार शुरू करने के लिए कर्ज के रूप में दी गई थी। एजेएल को दिया गया कर्ज भी एक तरह से अवैध था, क्योंकि यह पार्टी के फंड से लिया गया था। कांग्रेस पार्टी के फंड से यह पैसा लिया गया था। शेयर ट्रांसफर होते ही एजेएल के शेयर होल्डर सामने आ गए। पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण, इलाहाबाद व मद्रास उच्च न्यायालयों के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू सहित कई शेयरधारकों ने आरोप लगाया कि जब यंग इंडिया लिमिटेड ने एजेएल का अधिग्रहण किया था तब उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया था। यही नहीं, शेयर ट्रांसफर करने से पहले शेयर होल्डर से सहमति भी नहीं ली गई। बता दें कि शांति भूषण और मार्कंडेय काटजू के पिता के नाम पर एजेएल में शेयर था। 2014 में जब केंद्र में भाजपा की सरकार आई तो इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने शुरू की। मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर कार्रवाई की तलवार लटकने लगी थी। ऐसे में दोनों कोर्ट पहुंच गए। 19 दिसंबर 2015 को निचली अदालत ने इस मामले में दोनों को जमानत दे दी थी, जो आज जमानत पर है। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ कार्रवाई रद्द करने से इनकार करते हुए मामले के सभी 5 आरोपियों सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस और सुमन दुबे को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी थी। साल 2013 और 2014 में कांग्रेस पार्टी द्वारा नेशनल हेराल्ड को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा कर्ज देने को लेकर एक प्राइवेट कंप्लेंट भी कोर्ट में दायर की गई, जो आज भी विचाराधीन है। 18 सितंबर 2015 को प्रवर्तन निदेशालय मतलब ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस को जांच के लिए फिर से खोल दिया। 2018 में केंद्र सरकार ने 56 साल पुराने स्थायी पट्टे को समाप्त करने का फैसला लिया। इसके अलावा हेराल्ड हाउस परिसर से एजेएल को इस आधार पर बेदखल करने का फैसला किया कि एजेएल कोई प्रिंटिंग या पब्लिकेशन पर गतिविधि नहीं कर रहा था, जबकि इसी काम के लिए बिल्डिंग को 1962 में आवंटित किया गया था। हालांकि 5 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अगली सूचना तक सार्वजनिक परिसर अनाघर्त कब्जाधारियों का निष्कासन अधिनियम 1971 के तहत एजेएल के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दे दिया था। इसके बाद ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पूछताछ के लिए तलब किया। और ये जो आज प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जो नेशनल हेराल्ड पर 15 अप्रैल 2025 को पीएमएलए के तहत चार्जशीट दाखिल किया, जिसमें आरोपियों में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे के नाम शामिल है। 11 अप्रैल 2025 को ईडी ने एक बयान में कहा कि वे नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएट जर्नल लिमिटेड एजेएल से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच के दौरान कुल 661 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को कब्जे में लेगी। 11 अप्रैल 2025 को ईडी ने पीएमएलए एक्ट की धारा 8 और एसोसिएट नियमों के नियम 5/1 के अनुसार
संबंधित संपत्ति रजिस्ट्रार को दस्तावेज सौंपे। जहां पे संपत्तियां हैं, ईडी ने कब्जे में लिए जाने वाले परिसर को खाली करने की मांग की। हम जो एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है उसका सम्मान ना करते हुए इसको एक राजनीतिक रूप देने का प्रयास कांग्रेस पार्टी का है। और आज मैंने इसीलिए आज आप सबसे बात की है कि इसकी सच्चाई जनता तक जाए और जनता को सच्चाई का पता लगे।